प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता। दोनों नेताओं का सहयोग के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन। लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया में जन भागीदारी को उपराष्ट्रपति ने बताया जरूरी। इस साल की थीम कोई मतदाता ना छूटे। सत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। शाम 7 बजे से सीधा प्रसारण। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों का होगा ऐलान। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 25,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। कैंसर उपचार को सुलभ और सस्ता बनाने पर उपराष्ट्रपति का जोर। चेन्नई में अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर के उद्घाटन समारोह में संबोधन। स्वास्थ्य मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर पाटने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बताया सबसे बेहतर रास्ता। सुप्रीम कोर्ट का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर बड़ा फैसला। संवैधानिक मान्यता रहेगी बरकरार। चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की भारत यात्रा के दौरान प्रमुख एजेंडा रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए रोडमैप विकसित करना है। दोनों नेता आज भारत दक्षिण अफ्रीका बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। हमने अपने संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की। हमारे बीच व्यापार एवं निवेश के संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो रहे हैं। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $10 बिलियन से भी अधिक है। इस वर्ष वाइब्रेंट गुजरात में दक्षिण अफ्रीका पार्टनर कंट्री के रूप में हिस्सा लिया और दक्षिण अफ्रीका में निवेश बढ़ाने के राष्ट्रपति रामाफोसा के प्रयासों में भारतीय कंपनियां बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। India is now South Africa's second largest trading partner. We want to extend this relationship to higher levels. There are a number of areas of future cooperation between our two countries, and some of the areas where we want to extend cooperation is in the agro-processing area or sector. It is also in defense procurement, mining equipment and technology and cooperation, also in the financial services sector. और इसके पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आज 2 दिन के भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। औपचारिक स्वागत के बाद दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने भारत दौरे को ऐतिहासिक करार दिया। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रामाफोसा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इससे पहले 1995 में नेल्सन मंडेला मुख्य अतिथि थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी, 9 वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और 50 सदस्यों का व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। और हमारे साथ
विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अखिलेश, आज जो वार्ता हुई है दोनों नेताओं के बीच, उसके मुख्य अंश क्या थे, ये जानना चाहेंगे आपसे। वार्ता के मुख्य अंश बताने के पहले मैं एक चीज और बताऊं इनपुट के रूप में। अमृता की अभी जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हैं उसके पहले दक्षिण अफ्रीका के 11 जर्नलिस्ट का भी एक समूह आया है जो बैंगलोर में जाके उन्होंने बेंगलोर में भारत की जो प्रगति हो रही है, इसरो जैसी जगह में वो गए और हमारे जो सॉफ्टवेयर के जो सेंटर्स हैं वो वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने देखा और अब वे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में जाएंगे। तो मैं उनसे बात कर रहा था, वे काफी प्रभावित थे और जब जानते हैं कि जर्नलिस्ट जब प्रभावित होते हैं तो आपसी संबंधों को और मजबूत करते हैं। और बातचीत के बारे में जहां तक वो है तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को, खास करके आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाना चाहते हैं और इसीलिए जो आज एक समझौता हुआ है वो समझौता एक कहें कि ये सबको मिला जुला के एक समझौता हुआ है जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है दक्षिण अफ्रीका के साथ, उन स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को 3 साल के लिए और बढ़ाया गया है और इसके तहत न सिर्फ आर्थिक संबंध बल्कि रक्षा संबंध, स्किल एजुकेशन के क्षेत्र में संबंध, उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में संबंध। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोनों ने कहा कि हम अपने संबंधों को इस रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि दोनों देशों की जनता को इससे लाभ मिले। मतलब यह कि केवल दिखाने के लिए संबंध नहीं या लिखने के लिए संबंध नहीं, दोनों देशों की जो एक ताकत है, एक दूसरे के को जानते हैं, उस ताकत के आधार पर ऐसे संबंध करें क्योंकि दोनों विकासशील देश है, दोनों तेजी से विकासशील देश हैं और दोनों ने एक साथ कॉलोनियल पास्ट झेला है। तो उससे निकलने के और उसके जो दुष्परिणाम है उससे निकलने के दोनों ने प्रयास किए और आज दोनों प्रगति के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भी दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भी दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका अभी अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भारत इस चुनाव में समर्थन करेगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने भी पहले समर्थन किया है भारत ने जब भी अस्थायी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ा है। तो मैं कहूं अगर कम शब्दों में अमृता, तो दोनों देशों के बीच जो पुराने संबंध हैं गाढ़े हैं और उन संबंधों को और ज्यादा सच्चाई के धरातल पे और ऐसे धरातल पे ताकि दोनों देशों के विकास से एक दूसरे देशों की जनता को फायदा मिले। और महात्मा गांधी का 150वीं जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक संबंध है और जो लोकतंत्र के संबंध है वो भी संबंध और मजबूत हों, इसी के लिहाज से ये दौरा आयोजित किया गया है। और कल जो गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहेंगे उससे भी एक पता चलता है कि भारत दक्षिण अफ्रीका को कितना महत्व देता है। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। नौवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने आज वोटर लिस्ट में शामिल हुए मतदाताओं से अधिक लोगों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र आज दुनिया में मिसाल कायम कर रहा है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे चुनाव कर्मियों ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता निरंतर मजबूत की है। चुनाव प्रक्रिया में हमारे मतदाताओं की गहरी आस्था है। इस विश्वसनीयता के पीछे गहरी निष्ठा, कड़ी मेहनत, निष्पक्षता और पारदर्शिता की वो संस्कृति है जिसे निर्वाचन आयोग ने अपने निरंतर प्रयासों से समृद्ध किया है। भौगोलिक विविधता से संपन्न हमारे विशाल देश में सफलतापूर्वक चुनाव कराने में आधुनिक टेक्नोलॉजी और पद्धतियों के उपयोग से बहुत सहायता मिली है। पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र और निर्वाचन प्रणाली का विशेष सम्मान है। कई देशों के चुनाव संस्थानों ने हमारी निर्वाचन प्रक्रिया और प्रबंधन का अध्ययन किया है। अनेक देशों के निर्वाचन प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण दिया। कई देशों ने अपनी चुनाव प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए हमारे निर्वाचन आयोग का सहयोग भी लिया। हमारे चुनाव प्रक्रिया की सफलता में सिविल सोसाइटी और मीडिया ने भी
अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध नागरिकों की सहायता से सभी नागरिक इस चुनाव प्रक्रिया में और अधिक आस्था और उत्साह के साथ जुड़ेंगे। लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है। ये सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है। और इस मौके पर राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट निर्वाचन व्यवहारों के लिए उन अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जिन्होंने चुनाव संपन्न कराने में बेहतरीन भूमिका निभाई। इसके अलावा उन सिविल सोसाइटी संगठनों और मीडिया संस्थानों को भी पुरस्कार दिए गए जिन्होंने मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में योगदान दिया। इस मौके पर बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका के मुख्य चुनाव आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संबोधित किया। There is diversity, there is language, there is size, and yet Election Commission doing a remarkable job. We all recall there used to be violence in elections. But today, because of the courage, commitment, and foresight shown by succession of chief election commissioners and election commission, that has become something of the past. वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि आयोग की कोशिश आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की होगी। Reflects sustained efforts for inclusion of all categories of voters, and this year the Commission has selected the theme "No Voter to be Left Behind" for the 9th NVD. This theme carries tremendous significance and import, especially as we approach the general elections to the 17th Lok Sabha. The Commission has taken some new initiatives for enhancing women's participations, and turnout of women voters in the recent elections has been encouraging as a result of that. All women polling stations have been set up as a unique initiative for encouraging wider participation of women in the electoral process. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव प्रक्रिया में जनभागीदारी को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा है कि मतदाता हर स्तर पर चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ये गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि नागरिक इसका प्रयोग जिम्मेदारी से संविधान की मान्यताओं और मर्यादाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए करें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम कोई मतदाता ना छूटे को रखा गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाता रहा है और इस दिन 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये आयोग का स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को प्रोत्साहित करना है और सूची को सटीक बनाना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन ऑल इंडिया रेडियो के सभी राष्ट्रीय नेटवर्कों और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रसारण पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करेंगे। AIR अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में आज अपोलो कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कैंसर उपचार को सुलभ और सस्ता बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समृद्ध राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य राष्ट्र जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि निजी क्षेत्र को शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र बड़ी भूमिका निभाएं। उपराष्ट्रपति ने अपोलो अस्पताल जैसे संस्थानों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल स्क्रीनिंग वैन शुरू करने का सुझाव दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग स्क्रीनिंग कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें। उपराष्ट्रपति ने स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम पर जोर दिया और खाने पीने की आदतों में सुधार लाने का सुझाव दिया। I am not saying do free service. It's not possible. But at the same time,
we must treat this as a mission, and we must see to it that medical facility is not only accessible but also becomes affordable. This is the duty of both the central government, state government, and also private sector. I feel that public-private partnership could be the model to bridge the gap by providing technically advanced primary and secondary healthcare centers. However, what is important, as I told you, is to make advanced treatment accessible and affordable to all sections. It should be a matter of concern for all the stakeholders in the health sector that millions get pushed into poverty and vicious circle of debts due to out-of-pocket expenditure and high treatment costs. With the non-communicable diseases like cancer, diabetes, heart attacks accounting for huge spending by households, this problem can be surmounted in a large extent by ensuring universal health coverage, where every individual gets quality treatment without facing any financial hardship. This is also essential to achieve sustainable development goals. और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।